जय हिंद दोस्तों। साल 1 से मतलब C1 से लेकर 1700 तक भारत की इकोनॉमी दुनिया की टोटल इकोनॉमी में 25% की भागीदारी निभाती थी। यानी पूरी दुनिया को भारत संतुलन देता था। ये बात दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री और इतिहासकार एंगस मैडिसन ने अपने एक रिसर्च पेपर में कही है, जिन्होंने दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था के इतिहास पर गहरी रिसर्च की है। OECD में इनका पेपर भी पब्लिश हुआ है। तो अब सवाल यह है, क्या दोबारा से भारत ये अचीव कर सकता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। साल 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत के लिए ये गौरव का पल है, क्योंकि दुनिया के सभी विकसित बड़े और महत्वपूर्ण देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ भारत आकर G20 समिट में हिस्सा लेंगे और भारत उनकी मेजबानी करेगा। G20 की थीम भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी है, जिसका मतलब हुआ पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी एक ही परिवार के समान है। 2023 में भारत G20 की 200 से ज्यादा बैठकें करेगा। पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दुनिया के प्रतिनिधि यहां आएंगे। दोस्तों, G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो भारत कैसे G20 प्रेसिडेंसी में अपना फायदा उठा सकता है और दुनिया के देशों को दिखा सकता है कि कैसे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए सक्षम है। चैप्टर 1। तो पहले ये समझते हैं कि G20 क्या है, G20 ग्रुप को क्यों बनाया गया था और जिस काम के लिए बनाया गया क्या उस पर यह खर्रा उतर रहा है। दोस्तों, G20 दुनिया के 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का संगठन है। ये 19 देश हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और अमेरिका। G20 बनने को तो 1999 में ही बन गया था, लेकिन आने वाले 10 सालों तक ये डीएक्टिव ही रहा। लेकिन जब 2008 में दुनिया में आर्थिक मंदी आई, उसके बाद G20 को एक अलग ही रूप दिया गया। दुनिया में आर्थिक संकट देखने के बाद तमाम बड़े देशों ने, जिनके पास बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस फोरम को एक्टिवेट किया जाए, ताकि दुनिया में ऐसी सिचुएशन दोबारा ना बन पाए। इनका काम आपस में बेहतर तालमेल कर दुनिया की अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाना है। दुनिया को किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए राजनीतिक और डिप्लोमेटिक संबंधों के जरिए दुनिया की भलाई के लिए इसमें नीतियां बनाई जाती हैं। पूरी दुनिया की टोटल जीडीपी में लगभग 85% की हिस्सेदारी G20 देशों की होती है। दुनिया के कुल 193 देशों की जीडीपी टोटल $95 ट्रिलियन की है। उनमें से G20 देशों की अर्थव्यवस्था का आकार ही $75 ट्रिलियन का है, यानी पूरी दुनिया में ये बड़ा रोल निभाते हैं। वहीं अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत की अर्थव्यवस्था को ही आपस में मिला दे तो ये दुनिया की आधी से अधिक अर्थव्यवस्था होती है। वर्ष 2022 में सिर्फ 18 देशों की जीडीपी $1 ट्रिलियन से अधिक की रही है। दुनिया का 75 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार G20 देशों में ही होता है। अगर G20 ग्रुप के अब तक के काम की बात करें तो ये काफी हद तक अच्छा ही रहा है। कई क्षेत्रों में आज यह आगे बढ़ चुका है। आज अगर G20 के किसी देश पर कोई वित्तीय संकट आ रहा होता है तो वो देश G20 के माध्यम से दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक के साथ अच्छे कोऑर्डिनेट कर सकता है और अपने देश के लिए अच्छी नीतियां बना सकता है। अब बात करते हैं कि G20 में प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व की जाती हैं। G20 में भी अलग अलग चुनौतियों के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसियां बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए WTO है, स्वास्थ्य के लिए WHO है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए अलग व्यवस्था है। G20 के लीडर्स इनके साथ बैठकर उन पर बातचीत करके समस्या का हल निकालते हैं। जैसे हाल ही में कोरोना पर PPR पॉलिसी बनाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसका पूरी तरीके से G20 ने समर्थन भी किया है। PPR का मतलब है प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स। इसमें यह डिसाइड किया गया कि G20 के कोई भी देश वैक्सीन पर, थेरेप्यूटिक्स पर, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आदि के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाएंगे। वहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए पहली बार G20 में फाइनेंशियल और हेल्थ मिनिस्टर्स के बीच संयुक्त मीटिंग की गई। G20 के माध्यम से वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकर्स को आपस में साथ बैठने का मौका मिलता है। इसमें कॉर्पोरेशन की बात होती है, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसीज को आपस में कॉर्पोरेट किया जाता है। तभी तो हम देखते हैं कि जब दुनिया के सेंट्रल बैंक कोई फैसला लेते हैं तो इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। जैसे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक कोई इंटरेस्ट बढ़ाता है या कोई इंटरेस्ट घटाता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके दूसरे देश भी उस मॉडल को अपनाते हैं। इस बार भारत के सामने ये बड़ी चुनौती बनी हुई है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरें बढ़ा दी है और जो देश पहले से ही कर्ज ले रखे थे उनके ऊपर काफी ज्यादा बोझ बढ़ गया है। तो भारत की कोशिश रहेगी कि इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, जिसमें कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले दोनों को इसमें शामिल किया जाए।
चैप्टर 3, भारत के लिए G20 की प्रेसिडेंसी मिलना कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक है। 2023 में भारत की G20 की मेजबानी को लेकर सभी देश उत्साहित हैं, क्योंकि दुनिया के ये देश जानते हैं कि भारत जब बोलता है तो सभी देश उसको सुनना चाहते हैं। और दुनिया भी आज ये स्वीकार करती है कि भारत के पास चुनौतियों का वो समाधान है जो व्यवहारिक तो होता ही है, साथ ही आसानी से लागू हो जाता है और किसी दूसरे देश के हितों का नुकसान भी नहीं होता है। हालांकि दोस्तों, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता किसी कांटू भरे ताज से कम भी नहीं है। भारत को यह प्रेसिडेंसी उस समय मिली है जब दुनिया में काफी सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। पहली बात तो ये कि पिछले 2 साल से दुनिया कोरोना से जूझ रही थी। दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि अब धीरे धीरे दुनिया की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है। और दूसरी है रूस और यूक्रेन का युद्ध। जब इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता ली तो उसे भी ये नहीं पता होगा कि जब वह इसकी मेजबानी करेगा तो दुनिया में युद्ध का संकट चल रहा होगा। और आज भारत के सामने भी यही संकट बना हुआ है। अमेरिका और यूरोप में इस वक्त महंगाई आसमान छू रही है। युद्ध का संकट अभी टला नहीं है और इस वजह से सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। फर्टिलाइजर, खाद्य पदार्थ आदि की दुनिया भर में शॉर्टेज हो रही है और इसी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन चुनौतियों से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही हैं और भारत के सामने चुनौती यह है कि कैसे इन देशों की अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जाए और बेहतर नीतियां बनाई जाए। G20 के कुछ देशों का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर है तो कुछ का झुकाव रूस की ओर है। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया में G20 समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन शामिल नहीं हुए थे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वर्चुअल संबोधन दिया था और इसी वजह से पुतिन की जगह शामिल हुए रूस के विदेश मंत्री कुछ घंटों के बाद ही वहां से बाहर निकल गए थे। यानी कहीं ना कहीं रूस G20 से काफी ज्यादा नाराज है। और अब भारत की बात करें तो ये तो आप सबको पता ही है कि भारत का इस मामले में अब तक न्यूट्रल स्टैंड ही रहा है। भारत का झुकाव न तो पश्चिमी देशों की ओर रहा और न ही रूस की ओर रहा। भारत ने हमेशा से यही कहा कि इस विवाद का हल केवल बातचीत के माध्यम से ही निकल सकता है। दोनों पक्षों को युद्ध छोड़कर बातचीत के लिए आना ही होगा। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी उज्बेकिस्तान में SCO समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान उनको कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं है। भारत के लिए चुनौती यही है कि वह कैसे इन समस्याओं से निपटेगा। और जिस तरह से यूक्रेन युद्ध के आसार चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2023 में भी ये युद्ध समाप्त नहीं होने वाला है। चैप्टर 4, भारत G20 से क्या फायदा उठा सकता है। दोस्तों, भारत लगातार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल में हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार कर चुके हैं। अमेरिका के पास इस समय $25.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। चाइना की 18.32, जापान की 4.3, जर्मनी की 4.03, यूके की 3.2, वहीं फ्रांस की $2.78 बिलियन की इकोनॉमी है। अभी हाल ही में हम ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। वहीं हाल ही में ग्लोबल बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अब सवाल यह है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे। दरअसल दोस्तों, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो उन्हें दूसरे देशों के आयात की भी जरूरतें पड़ती है, क्योंकि एक ही देश में सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करना संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि हम कच्चे माल को ज्यादा इंपोर्ट करें और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करें। यानी कि ज्यादा इंपोर्ट हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे हमारे देश में रोजगार पैदा होगा। वहीं आयात और निर्यात का लाभ देश के हर नागरिक को पहुंच पाएगा। भारत अभी केवल दुनिया से इंपोर्ट ही ज्यादा कर रहा है। आप इन आंकड़ों को देखिए, अभी हम केवल अमेरिका को ही ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहां से इंपोर्ट कम कर रहे हैं। वहीं चीन के साथ हमारी स्थिति अभी भी अच्छी नहीं हो पाई है। आज भी हम वहां से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत ही कम है। इसके अलावा जर्मनी, जापान, रसिया के साथ भी हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ब्रिटेन को देखें तो उसके साथ हमारा लगभग बराबर सा मार्केट चल रहा है। अभी हम ब्रिटेन से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को ही ज्यादा बढ़ाना होगा। इसके लिए नई नीतियां बनानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। इस दिशा में लगातार कार्य तो किए जा रहे हैं। जैसे इसी साल भारत ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को बनाया है और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की भी घोषणा की गई है, जिसमें कुल 1,10,000 करोड़ की योजनाएं ली जाएंगी। वहीं ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया पर काफी जोर दिया गया है, क्योंकि शिक्षा देना ही काफी नहीं है। जो शिक्षा हमारे बिजनेस को बढ़ाए, जो व्यवहार योग्य हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वहीं दूसरी बात कि भारत ने देश में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, आधार सिस्टम है, UPI पेमेंट सिस्टम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें तो रिकॉर्ड बैंक खाते भी खोले गए हैं। तो ये ऐसे मॉडल हैं जिसे भारत दुनिया के दूसरे देशों को भी अडॉप्ट करा सकता है।
मुख्य रूप से देश को आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करना होगा। आज भारत का डोमेस्टिक लेवल इतना बढ़िया हो चुका है कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हालांकि उनके कॉरपोरेशन की जरूरत है। और G20 की प्रेसिडेंसी भारत के लिए यही सबसे बड़ा अवसर है कि कैसे दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मुख्य मकसद यही था कि हम दूसरे देशों के आयात पर इतने निर्भर ना हो जाएं कि हमें उनके आगे घुटने ही टेकने पड़ जाए। कोरोना महामारी के समय इसको एक बड़े मिशन के तौर पर लॉन्च किया गया था और इसका असर आज देखने को मिल भी रहा है। PPE किट जो हमारे यहाँ बनती तक नहीं थी, आज हम उसको बना भी रहे हैं और दुनिया को बेच भी रहे हैं। और पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने कैसे दुनिया के देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी है। दोस्तों, कोरोना और यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और दूसरे देश भी ये चाह रहे हैं कि हम एक ही देश पर सबसे ज्यादा निर्भर न रहें, वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो भारत को उन देशों को अपने यहाँ लाने के लिए निवेश की नीति को और अट्रैक्टिव बनाना होगा। G20 की अध्यक्षता में हमें उन देशों को दिखाने का मौका होगा कि आप हमारे यहाँ पर निवेश कीजिए, और वो देश हमारे देश में निवेश तभी करेंगे जब उन्हें हमारे पॉलिसीज बढ़िया लगेंगी। इसके लिए हमारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग आदि में जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। हालांकि देश में गति शक्ति जैसी योजना लाकर उद्योगों को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन लॉजिस्टिक में एक बहुत बड़ा गैप है जिसको भरना होगा। उसके बाद ही इकोनॉमी को सक्षम बनाया जा सकता है। आज जितनी भी नीतियां बनाई जा रही हैं और जितना भी ग्राउंड वर्क किया जा रहा है, इसका असर हमें आने वाले सालों में अर्थव्यवस्था पर देखने को भी मिलेगा। यानी दोस्तों, G20 की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें अब भारत पर टिकी हुई हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें क्या सुझाव देते हैं, कौन सी रणनीति अपनाते हैं जिससे कि पूरी दुनिया का आर्थिक विकास हो और भारत कैसे G20 की अध्यक्षता में अपना फायदा उठा सकता है। इसको लेकर अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।